तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करते हैं, जिन्होंने खाचरोद को कई सौगातें दी। खाचरोद में सरकारी कॉलेज के विस्तारीकरण का भूमि पूजन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और इसके साथ ही नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का भी भूमि पूजन किया गया। बटलावदी खाचरोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जी और एच टाइप क्वार्टर्स का भी भूमि पूजन किया गया। कॉलेज के भवन के विस्तारीकरण के लिए सरकार ने 220 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। इतनी बड़ी राशि से 6 क्लास और 6 प्रयोगशाला का निर्माण होगा। इसके साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप, स्टाफ रूम भी बनाया जाएगा। पार्टी के पार्लियामेंट महाविद्यालय खाचरोद अत्यंत प्राचीन महाविद्यालय 1967 में स्थापना हुई थी इसकी, और 1500 छात्र छात्राएं यहां अध्ययनरत है। आप छोटी खाचरोद में 1500 बच्चे हमारे कॉलेज में अध्ययनरत है और इसलिए वहां स्थान की आवश्यकता थी और इसलिए लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से, जैसे आपने बताया है, आपको बताया गया अतिरिक्त कक्ष और बाकी उन्नयन का काम, दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप इत्यादि की व्यवस्था वहां की गई है। ये काम अच्छा और गुणवत्तापूर्ण होगा तो हमारे बेटा बेटी, क्योंकि कभी न कभी तो अब जल्दी कॉलेज खुलेंगे, उनको उपयुक्त बैठने का स्थान मिलेगा और जो रूम बने वो स्मार्ट क्लासरूम जैसे बने, जिसमें हम उनको ठीक ढंग से शिक्षा देने का काम कर पाए। 2 चीजें हमारी इस समय प्राथमिकता है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार हमको केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे नगर कस्बों में भी करना पड़ेगा। पिछले दिनों जब मैं उज्जैन गया था तो उज्जैन की प्रबल डिमांड थी थावरचंद जी कि मेडिकल कॉलेज उज्जैन में भी खोले। हमारे महादेव नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा। करने वाले वही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करने वाले वही है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार। ग्वालियर में सिंधिया ने जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की। सिंधिया पवैया के घर पहुंचे, जहां पवैया के पिता के निधन पर शोक संवेदना उन्होंने प्रकट की। सियासी इतिहास में पहली बार घर पर दोनों के करीब 25 मिनट तक मुलाकात चली। पवैया से मुलाकात के बाद सिंधिया ने कहा कि पवैया से नया संबंध, नया रिश्ता कायम करने की कोशिश की है। अतीत अतीत होता है, वर्तमान वर्तमान होता है। हम दोनों भविष्य में आगे काम करेंगे। बता दें कि जयभान सिंह पवैया और सिंधिया परिवार के बीच सियासी टक्कर पिछले 23 साल से चली आ रही है। साल 1998 में जयभान सिंह पवैया ने माधवराव सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में सिंधिया और पवैया के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। माधवराव सिंधिया 28,000 वोट से इस चुनाव को जीते थे। माधवराव सिंधिया ने इस बेहद मामूली जीत के बाद नाराज होकर आगे ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद माधवराव सिंधिया गुना से चुनाव लड़े। माधवराव के बाद पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच भी ये सियासी लड़ाई जारी रही। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जयभान सिंह पवैया ने बीजेपी से चुनाव लड़ा। यहां भी कांटे का मुकाबला हुआ और सिंधिया 4 लाख से जीतने वाले महज 1,20,000 वोट से जीते। हालांकि अब हालात बिल्कुल जुदा हैं, अलग हैं, क्योंकि सिंधिया और पवैया दोनों ही एक ही दल में बीजेपी में हैं। पवैया जी और हमने एक संबंध, नया संबंध, एक नया रिश्ता हम लोग दोनों ने कायम करने की कोशिश की। अतीत अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य पे पवैया जी और हम दोनों कार्य करते हैं और जो उनका साथ और उनका प्रेम आज मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत अनुभव है उनका, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा है, उसका लाभ भी मुझे आने वाले समय में मिलेगा, इसका मुझे पूरा पवैया सिंधिया जी का आज मेरे आवास पर आना, ये एक कार्यकर्ता का दूसरे कार्यकर्ता की दुख बांटने से ज़्यादा किसी और मायने में नहीं देखा जाना चाहिए। ये शोक संवेदनाएं पॉलिटिकल सेलिब्रेशन से हटकर हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मिलकर इसलिए हमारी भेंट आज की पूरी तरह पारिवारिक और
संवेदनाओं की दृष्टि से थी। मुझे अच्छा लगा कि दुख बांटने का जो उनका स्वभाव है उससे हमें सांत्वना तो मिलती है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सिंधिया और पवैया की मुलाकात पर तंज कसाया है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बिन बुलाए लोगों के घर जा रहे हैं, कुछ तो स्वार्थ होगा ही। कांग्रेस में सिंधिया नेता थे, लोकसभा में उपनेता रहे और आज अपना अस्तित्व के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसका भी मुझे बड़ा दुख है कि जिनको जो कांग्रेस में नेता थे और आज अपने किसी अपना स्थापित होने के लिए जगह जगह दर दर भटक रहे हैं। इसका हमें भी कष्ट है कि कम से कम उनको इस तरह दर दर नहीं भटकना चाहिए। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीति में कट्टर विरोधी माने जाने वाले इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता इस मुद्दे को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भी कुछ ऐसा ही तंज कसा है। सिंधिया जी जाने, पवैया जी जाने, सांप और न्योले की लड़ाई है। इसके बाद सांप और न्योला मिल जाए तो ये सांप और न्योला जाने। सिंधिया जी स्वाभाविक रूप से एक सम्मानजनक जीवन, त्याग के जिल्लत की जिंदगी की तरफ आगे बढ़े। अब वो अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्वीकारता कैसे हो। स्वाभाविक रूप से उनका और पवैया जी का चिर परिचित अंदाज था। पवैया जी ने तो यहाँ तक कहा कि सिंधिया जी के पूर्वज आज़ादी की लड़ाई में गद्दार की भूमिका में थी। और इसके साथ ही ग्वालियर में स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर भी सिंधिया पहुंचे और एम्बुलेंस डोनेशन कार्यक्रम में वे शामिल हुए। इसके बाद वे मुरैना भी गए और निजी कार्यक्रम में शरीक हुए। सिंधिया ने कोरोना से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों की मृत्यु होने पर घर जाकर शोक संवेदनाएं भी प्रकट की। मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में तो प्रदर्शन के दौरान आपस में ही कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़ गए। कहा सुनी तक तो ठीक था, लेकिन एक दूसरे की कॉलर तक पकड़ने की नौबत बन गई। बाद में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने स्थिति को संभाला। भोपाल में पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने धरना दिया था, जिसमें दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। इसे लेकर दिग्विजय सिंह समेत 30 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं भोपाल बोर्ड ऑफिस चौराहे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। जबलपुर में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बुरहानपुर, गुना और छतरपुर में कांग्रेस ने हल्ला बोला, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। कहाँ गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। शिवराज जी साइकिल पे चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी, राजनाथ सिंह सामने आते थे और वो ढोंगी बाबा भी आता था। पूरे तरीके से इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के किए गए प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के तथाकथित आंदोलन में जनता नहीं आती। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा सत्ता से बाहर होने पर कांग्रेस तड़पने लगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा
कि कांग्रेस आज निचले दर्जे की राजनीति करने लगी। आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं, वो ही रह जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और कांग्रेसी लोग सटिया गए हैं। जिस प्रकार सत्ता के वो पानी के अंदर मछली रहती है और उसको बाहर रेत में लाके पटक दो तो किस प्रकार तड़पती है, ये सत्ता के 15 महीने में इनने प्रदेश को खूब लूटा, खूब मजे मारे और इसलिए अब इनको सत्ता से बाहर हो गए। तो ये तड़प रहे हैं और इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। और देश की जनता जब संकट में है तब भी संकट में राजनीति करना, मैं समझता हूँ इससे निम्न स्थिति। महंगाई अगर होई भी तो वो 2-3 महीने के लिए शायद रहेगी, उसके बाद उस पर नियंत्रण भी हम पाएंगे, इसका मुझे पूरा तो 2-3 महीने के लिए शायद महंगाई रहेगी, ये कह रहे हैं सिंधिया जी। आगे बढ़ते हैं। एम्बुलेंस घोटाले में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और उनकी पत्नी ज्योति धुर्वे की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वीरेंद्र केसवानी के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में एम्बुलेंस घोटाले में अब तक किसी तरह की कार्रवाई और एफआईआर न होने का जिक्र है। बता दें कि यह पूरा मामला दीनदयाल चलित अस्पताल के तहत हुए एम्बुलेंस घोटाले का है, जिससे जमकर काली कमाई की गई थी। हालांकि मामले में रिकवरी समेत अन्य कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चुके थे। – 2016 में उनके द्वारा पुनः मामले का संज्ञान लिया गया और सीएमएचओ को जांच पश्चात आदेश दिया गया कि 9/7/2013 को पूर्व कलेक्टर द्वारा जो निर्देश पारित किए गए थे, जो परिपालन हेतु कहा गया था, उसका पालन सुनिश्चित कर रिपोर्ट पेश करें। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पे जो वर्तमान में याचिकाकर्ता हैं श्री वीरेंद्र केशवानी जी, उनके द्वारा आवेदन वगैरह दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं होने पे जनहित याचिका लगाई गई। बात कर लेते हैं कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और इसीलिए मास्क, 2 गज की दूरी और टीका, यही है जंग जीतने का तरीका। तो चलिए कोरोना के आंकड़ों के लिए चलते हैं कोरोना लैब में। कोरोना लैब में हम आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में कोरोना इसीलिए काबू में है क्योंकि हम और आप गाइडलाइन का पालन कर भी रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। इसे इसी तरह से जारी रखना है और यही वजह है कि महामारी अब कंट्रोल में आ गई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 8 जिले, जी हां, मध्य प्रदेश के 8 जिले ऐसे जहां पर एक भी केस दर्ज नहीं किया गया, यानी मामलों की संख्या यहां पर 0 थी। उन जिलों के नाम आपको बता देते कौन कौन से जिले हैं। शहडोल, दमोह, पन्ना, मंडला, हरदा, अलीराजपुर और भिंड। ये वो जिले हैं जहां पर एक भी मामला नहीं आया सामने। वहीं 35 जिलों में एक भी मौत नहीं हुई। 41 जिलों में 10 से भी कम केस मिले हैं। ये डेटा और सामने आ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो संक्रमित मरीजों के मिलने की संख्या लगातार घटती जा रही है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही जो अभी संक्रमित इलाजरत हैं उनकी संख्या में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। तो ये एक अच्छे संकेत हैं। साथ ही वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द इसे काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन हमें आपको सजग रहने की और जो नियम है, चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या टीका लगवाने यानी वैक्सीनेशन कराना हो, इन तीनों को अपनाना जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और सागर से खबर आपको बताते हैं जहां बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर मारपीट के एक मामले में मेडिकल जांच यानी एमएलसी कराने गए एक शख्स को अस्पताल परिसर में ही पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश कर दी गई आरोपी की तरफ से। युवक आग में बुरी तरह से झुलस गया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
जिला अस्पताल परिसर में ही ये पूरी घटना हुई और ये पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर आरोपी युवक देखा जा सकता है। वो पेट्रोल लेकर जाता है, एमएलसी कराने आए युवक पर तेल डालता है, आग लगा देता है। इसके बाद पीड़ित युवक बुरी तरह से आग की लपटों में घिरकर मदद के लिए चीखता हुआ भाग रहा है। आखिर में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सागर के गोपालगंज की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। और चलिए आपको लिए चलते हैं श्योपुर, जहां पर वीरपुर थाना क्षेत्र इलाके में दो पक्षों में विवाद में दबंग ग्रामीणों ने जबरदस्त उत्पात मचाया। श्योपुर स्थित वीरपुर का इलाका उस वक्त रणभूमि में तब्दील हो गया जब सैकड़ों की तादाद में उमड़े हुजूम ने एक गांव पर हमला बोल दिया। मामूली से विवाद में गांव के 300 से 400 लोगों ने लाठी डंडों से धावा बोल दिया। कहा जा रहा है कि ये झगड़ा दो पक्षों के लोगों के बीच हुआ। दरअसल वीरपुर थाना क्षेत्र के पांचों कॉलोनी गांव में 4 युवक शराब के नशे में धुत एक ढाबे पर पहुंचे थे, जहां संचालक के साथ उनकी कहासुनी हो गई। इसका बदला उन्होंने ऐसे लिया कि देर रात 11:30 बजे 4 गांवों को इकट्ठा कर पांचों कॉलोनी गांव पर चढ़ाई कर दी। खुरियापुरा, चकचांद खां, तेलीपुरा, भैरूपुरा जैसे गांवों के एक ही पक्ष के लोग इसमें शामिल थे। उत्पात मचाने पहुंचे दबंग ग्रामीणों ने लाठी डंडे मारकर घरों को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पुलिस कार्रवाई करने की जगह समझाने के लिए पहुंची। प्रशासन का ठंडा रवैया देखकर ग्रामीणों को खुद ही कमान संभालनी पड़ी और उन्होंने गुंडागर्दी कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। 4-5 थाने की पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। इधर इंदौर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और 2 महिलाओं और 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया। लसूड़िया थाना क्षेत्र में होटल में पुलिस को सेक्स रैकेट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। होटल में छापा मारा, मौके से 2 महिलाओं और 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया। मामले में होटल का मालिक भी संदेह के घेरे में है। सभी से पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। उधर भिंड के कृष्णा होटल में पुलिस ने छापा मारा, सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से महिला दलाल समेत 1 दर्जन युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। हालांकि होटल संचालक घनश्याम शर्मा फरार हो गया। पुलिस सेक्स रैकेट चलाने वाले मुख्य सरगना को पकड़ने के प्रयास में जुटी है। डीएसपी की माने तो पिछले 1 महीने से इस होटल को टारगेट किया जा रहा है। ग्वालियर से खबर है, जहां पर धर्म न बदलने को लेकर एक विवाहिता को ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। 10 साल से प्रताड़ित इस महिला के 3 बच्चे हैं। इस महिला को पति और बच्चों के साथ घर वालों ने बाहर निकाल दिया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित महिला ने यह कहा है कि उसके पति ने उसे कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव नहीं डाला। वहीं उसकी सास, देवर और जेठ उस पर धर्म परिवर्तन के लिए पिछले कई सालों से दबाव बना रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महिला आई थी जिसके 10 साल हो गए हैं शादी को। वो और उसके पति आए थे कि उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। इसकी अभी शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें जांच की जा रही है। राजगढ़ के धनावत कला गांव में अवैध शराब माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस कार्रवाई करने गई थी, जिसमें पुलिस पर ही हमला बोल दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में भी जुटी। आगे बढ़ते हैं। बाबा महाकाल के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। 28 जून से शर्तों के साथ श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। मंदिर में एंटीजन टेस्ट की सुविधा भी होगी। वहीं मंदिर में प्रवेश के लिए 48 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट या वैक्सीन का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उज्जैन आपदा प्रबंधन की बैठक में मंदिर को खोलने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही 3 अन्य मंदिर, मां हरसिद्धि का मंदिर, बाबा काल भैरव का मंदिर और मंगलनाथ मंदिर भी महाकाल मंदिर के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा उज्जैन शहर के बाजार भी अब पूरी क्षमता के साथ खुले। खरगोन में महिला के साथ दहेज के लिए मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का गुलशन नगर निवासी एक निजी डॉक्टर से 1 साल पहले विवाह हुआ था। ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग कर
नवविवाहिता को घर से निकाल चुके हैं। अब तो तब हो गई जब महिला ने 2 दिन पहले बेटी को जन्म दिया। बेटी होने पर ससुराल पक्ष महिला को प्रताड़ित कर उसके मायके पहुंच गया। परेशान महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो मैडम जो कि चिकित्सक हैं, पेशे से 30 वर्ष की आयु है, गुलशन नगर में रहते हैं, उनके द्वारा आगे थाने पे रिपोर्ट की गई कि उनके पति, सास ससुर और 2 दिन उनसे मारपीट झगड़ा विवाद करते हैं और 1 लाख। होशंगाबाद में मानसून की दस्तक के साथ ही जिले में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे में होशंगाबाद में 1 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। प्री मानसून बारिश के दौरान होशंगाबाद के सभी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। तेज हवा और बारिश की वजह से जिले में कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। नदी नाले के उफान पर आने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण नेशनल हाईवे 69 पर धार नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण करीब 4 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। 4 घंटे के बाद बाढ़ का पानी कम होने पर वाहनों को एक-एक करके निकाला। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।